हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हमने क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि हमारा जो क्लाइमेट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे कैसे होता है, कैसे प्राइमरी एटमॉस्फेयर फिर वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का जो फिनोमिना होता है वो डी गैसिंग होता है। फिर डी गैसिंग के टाइम पे हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा थी और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तब तक स्टार्ट नहीं होता था। उसके बाद टर्शियरी एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है और टर्शियरी एटमॉस्फेयर में हमने देखा था कि उसमें बायोलॉजिकल फिनोमिना का बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। बायोलॉजिकल फिनोमिना का अफेक्ट कैसे होता है, हमने देखा था कि जो CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी घटता है। ऑल्दो CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में हमने देखा था कि जब प्रेसिपिटेशन होता है और प्रेसिपिटेशन के साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नीचे आ जाती है और जब ओशन का फॉर्मेशन होता है तो ओशन एक बहुत बड़ा सिंक बन जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का एक वजह तो ये हो जाता है कि प्रेसिपिटेशन के साथ वो ओशन में आ जाते हैं और वो सिंक की तरफ काम करने लगता है, ओशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और दूसरा जो कम होने की वजह है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कैसे इसमें रोल प्ले करती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमें पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या यूज़ करते हैं, वो CO2 को यूज़ करते हैं और CO2 का यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, और O2 को रिलीज करते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ओके। और हमने देखा था कि जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, उसमें जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 15% का होता है, जो कि टर्शरी एटमॉस्फेयर में वो कितने में हो जाता है, 0.03% लगभग हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा कि टर्शरी एटमॉस्फेयर से क्वाटरनरी एटमॉस्फेयर की तरह हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो अग्रसर हो रही है। और उसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या? उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, मतलब GHG गैसों का, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। और इसीलिए जो हम क्वाटरनरी एटमॉस्फेयर को एंथ्रोपोजेनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक जनरेटेड एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन का जो रोल है वो बहुत बड़ा रहा है। और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने जो देखा है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर जो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राफ हमने देखा था कि वो अचानक से नहीं, वो धीरे धीरे जो अभी इतना बढ़ गया, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बहुत कम था, 280 ppm से भी कम था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन था। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट होना हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो उसके ज़्यादा बढ़ने से हमारे एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वजह होता है, क्या करता है, वो जो सनलाइट आती है, वो सनलाइट जो भी इंसुलेशन होता है वो उसके लिए तो क्या होता है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, और जो अर्थ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जाती है उसके लिए वो ओपेक बन जाता है, और इस तरह से वो हमारे अर्थ के हीट को बैलेंस करता है, ठीक है। और हमने देखा कि उसका रोल होता है। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग, फिर हमने नाइट्रोजन का देखा। नाइट्रोजन में क्या देखा हमने कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो अबाउट 78% है, पर उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है कि इसमें वेदर फिनोमिना में। फिर हमने ऑक्सीजन का देखा कि ऑक्सीजन ऑल्दो उसका कोई रोल नहीं होता है किसमें, वेदर के फिनोमिना है, पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग को एग्जिस्टेंस में। और यही एक वजह है कि अर्थ जो है हमारी वो सारे प्लैनेट से अलग है, ठीक है, और उसको लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो पाता है किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। और आज हम देखते हैं कि ओजोन का क्या रोल है। ओजोन जो होता है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मिलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो हमें जो अर्थ से डायरेक्ट सन जो यूवी रेज आती है उससे हमें सेव करता है, हमें बचाता है। और यूवी रेज ना बहुत सारे वो हमारे लिए स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, वो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है, बहुत सारे कैंसर वैंसर के इश्यूज़ होते हैं, तो वो उस हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। लेकिन अभी जो ओजोन का जो सिचुएशन है ना वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी मिल रहा है, और ट्रोपोस्फेयर का जो ओजोन है वो मिलने एंथ्रोपोजेनिक ऑरिजिन जनरेटेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे ओजोन का क्या रोल होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ओजोन जो है वो नेचुरली अकरिंग इन स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे कि मैंने बताया, और 10 to 60 किलोमीटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज इट इज ऑल्सो फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स जो है ओजोन के फॉर्मेशन में
कौन कौन से फैक्टर्स है, क्या होते हैं जो ओजोन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 10 to 15 किलोमीटर में ना ओजोन का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। और बहुत कम फॉर्मेशन होने का वजह क्या होता है कि यहाँ पे जो यूवी रेज होती है ना वो एनफ नहीं होती है, ठीक है। ऑल्दो डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यूवी रेज नहीं होती है। और यूवी रेज क्या करते हैं, वो O2 को डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो यूवी रेज अगर प्रेजेंट नहीं होती तो उसका फॉर्मेशन कर, लेकिन 15 to 35 किलोमीटर ना हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है ओजोन का। और हाईएस्ट कंसंट्रेशन का क्या वजह होता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन का वजह होता है एनफ यूवी रेज एंड हाई डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही हाई डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे O2 पे जब यूवी रेज पड़ेगा तो वो OO एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब O2 मॉलिक्यूल पे O रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ओजोन का। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ मिलता है, 15 to 35 किलोमीटर। और बियॉन्ड 35 किलोमीटर क्या होता है ना कि हाईएस्ट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होता है। और हाईएस्ट फॉर्मेशन ऑफ ओजोन का क्या होता है रीज़न, उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम यूवी रेज होती है, ठीक है। और डेंसिटी हायर होती है, बट जो डेंसिटी यहाँ पे होती है ना इससे कम होती है। तो इस वजह से इसका जो कंसंट्रेशन कम होता है लेकिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है क्योंकि यूवी रेज ज़्यादा होती है, ठीक है। और बियॉन्ड 60 किलोमीटर नो ओजोन फॉर्मेशन, यहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है बियॉन्ड 60 किलोमीटर। और इसका क्या वजह है, इसका वजह है लो डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑल्दो यहाँ पर क्या होता है ना यूवी रेज बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन डेंसिटी एनफ नहीं होता है। और एनफ डेंसिटी नहीं होता है तो डिसोसिएशन नहीं होता है। डिसोसिएशन होता है पर वो उतने ज़्यादा स्पीड से नहीं होता है, उतना ज़्यादा उसका अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसोसिएशन और फॉर्मेशन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि फॉर्मेशन में क्या होता है कि यूवी रेज अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरा डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, O2 के ऊपर यूवी लाइट पड़ती है, OO में कन्वर्ट हो जाता है, O2 + O एटम्स, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, O3 का। नियरनेस ऑफ O2 इज हायर एंड चांसेस ऑफ कोलिजन इज हायर, दैट इज lead to the formation of ozone molecule under high density condition। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, O2 की जो नियरनेस है वो ज़्यादा होना चाहिए। नियरनेस कब ज़्यादा होगा, जब डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो नियरनेस ज़्यादा होगा, नियरनेस ज़्यादा होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। और कोलिजन ज़्यादा होगा तो O3 का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 10 to 35 किलोमीटर के बीच में, मतलब अराउंड 15 to 35 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होती है तो नियरनेस ज़्यादा होता है, नियरनेस ज़्यादा होता है तो फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। उसी तरह से हम अगर डिसोसिएशन का देखें तो डिसोसिएशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ यूवी रेज होता है, बस यूवी रेज का प्रेजेंस हो तो डिसोसिएशन हो जाएगा O3 O2 में, और ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ओजोन साइकिल में क्या होता है ना, मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और डिसोसिएशन कम होता है। फॉर्मेशन डिसोसिएशन यही चलता है। फॉर द प्रेजेंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन शुड बी ग्रेटर देन डिसोसिएशन। ऑब्वियस सी बात है कि किसी का प्रेजेंस तभी ज़्यादा होगा ना जब उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि ओजोन जो होता है ना यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या करता है, और ये दो रोल के रूप में काम करता है। एक तो जब ये ट्रोपोस्फेयर में रहेगा तो ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा, और जब स्ट्रेटोस्फेयर के रूप में रहेगा तो हमारे लिए ये शील्ड की तरह काम करेगा, ये हमें यूवी रेज से बचाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये इसका प्रेजेंस कहाँ पर है, ओके। अब हम कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में देख लेते हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, एयर पॉल्यूटेंट्स, ये नेचुरली भी अकरिंग हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। और इसमें से कुछ वेरिएबल कंपाउंड्स को हम देख लें। वेरिएबल कंपोनेंट्स जैसे SO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है,
मेनी आर रिएक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कुछ पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं वो कुछ रिएक्टिव भी होते हैं। जैसे कि हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स अगर देखें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ना कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कि इंडस्ट्रियली। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं ना कि ये डायरेक्टली प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, ओके, CO2, CH4, ये क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, व्हीकल पोल्यूशन से, स्टेबल बर्निंग से, इससे डायरेक्टली रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कंबाइन देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट कंबाइंड होता है किससे, खुद से, जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जब कंबाइंड होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का, जैसे कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, SOx, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पार्टिकुलेट मैटर, अकाउंट नियरली हाफ ऑफ द एयर पॉल्यूशन। और प्राइमरी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एयर का हाफ ऑफ द एयर पॉल्यूशन का हाफ पाए जाते हैं, क्या, प्राइमरी पॉल्यूशन बाय वेट। कॉजेज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। दिल्ली के पॉल्यूशन का ना वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन अगर कहे दिल्ली पॉल्यूशन का तो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, स्टेबल बर्निंग है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारे वन ऑफ द रीजन है, वन ऑफ द कॉजेज है किसके, दिल्ली पॉल्यूशन के। ठीक है, और दिल्ली कॉन्टिनेंटल रीजन पे है, कॉन्टिनेंटल रीजन विंटर के टाइम पे क्या होता है, एयर सबसाइड करता है और उसको बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन में नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है तो वो एटमॉस्फेयर में ही वो घूमते रहते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्कीम्स लेते हैं, जैसे कि अभी दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स बंद कर दिया था। इसके कॉजेज जैसे कि हो सकते हैं कैसे, ट्रांसपोर्टेशन 46.2% होता है पॉल्यूशन का, जो कॉजेज होते हैं उसका 46.2%। स्टेशनरी सोर्सेज जैसे कि फ्यूल कंबशन, स्टेबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड मिसलेनियस 9%। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हम देख लेते हैं, जैसे कि जब NO2 वोल्केनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग सनलाइट के प्रेजेंट में जब रिएक्ट करता है तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन करता है। और स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, तो स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस अमंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, हमने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ रहा है। कल से हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में देखेंगे, ओके, और मैं एक दिन ग्लेशियर्स के ग्लेशियर लैंडफॉर्म को भी डिस्कस कर दूंगी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय।